के साथ बदलती सियासत, सियासत के साथ बदलते चेहरे। ये खेल सियासी है और इस खेल में सब कुछ जायज है। दुनिया के दस्तूर की तरह यहाँ भी उगते सूरज को सलाम होता है। आजकल बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बदलते वक्त के साथ साथ बीजेपी का चेहरा भी बदला है। कभी आडवाणी पार्टी की पहचान हुआ करते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की तूती बोलती है। इतना ही नहीं, साल 2009 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तक पहुंचे, लेकिन आज वक्त की हवा रुख बदल चुकी है। पार्टी में जो कद आडवाणी का होता था, वो जगह अब मोदी के नाम हो गई है। पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला ये सुरमा अलग थलग पड़ गया है। हाल ही के दिनों में पार्टी में जो कुछ हुआ, उसको देखते हुए ये कहना बेमानी नहीं होगा कि आडवाणी युग अंत की ओर है। आडवाणी ने मोदी की दावेदारी का विरोध किया, लेकिन क्या हुआ? आडवाणी ने गांधीनगर के बजाय भोपाल से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की, लेकिन क्या हुआ? राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि मोदी को लेकर बीजेपी में किसी भी फैसले पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। जाहिर है, राजनाथ सिंह का ये रुख साफ कर रहा है कि आडवाणी युग खत्म होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। एक चेहरा जो कभी बीजेपी की पहचान हुआ करता था, आज उस चेहरे की वक्त की गर्द चढ़ गई है। वक्त बदला तो सियासत का चेहरा भी बदल गया। आज मोदी बीजेपी की पहचान है। कभी जिस शख्स की मर्जी के बिना बीजेपी का पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उसी पार्टी में गुपचुप फैसले हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी की। पार्टी में बड़े बड़े फैसले हुए, लेकिन आडवाणी को दरकिनार कर दिया गया। टिकट बंटवारे में भी उनकी एक ना चली। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में आडवाणी युग का अंत होने जा रहा है? जी हां, वक्त की फितरत ही होती है बदलने की। बीजेपी में भी बदलाव का असर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दौर भी नहीं भुलाया जा सकता जब आडवाणी ने बीजेपी को सींचा, पार्टी को खड़ा किया। आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। 8 नवंबर 1927 ये वो तारीख है जब लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ। वक्त के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी बड़े हुए। 1942 आते आते आडवाणी के दिल में आरएसएस के प्रति झुकाव पैदा होने लगा। 1942 में बतौर स्वयंसेवक के तौर पर आरएसएस ज्वाइन की। ये शुरुआत आडवाणी को राजनीति के सफर पर ले निकली। राजनीति के अपने इस लंबे सफर में आडवाणी ने बीजेपी को कई बार संभाला, लड़खड़ाती पार्टी को कई बार खड़ा किया। 1951 में जनसंघ की स्थापना से लेकर 1980 में बीजेपी के उदय तक आडवाणी का योगदान बेहद अहम रहा। जनसंघ और जनता पार्टी के बाद 1980 में जिस भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, उसे आम आदमी अटल आडवाणी की पार्टी के तौर पर पहचानता था। वक्त के साथ साथ आडवाणी भले ही अलग थलग पड़ गए हो, लेकिन 1977 का वो साल कोई नहीं भूल सकता जब आडवाणी के अच्छे समय की शुरुआत हुई। 1977 में कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई। तत्कालीन जनसंघ के कोटे से वाजपेयी विदेश मंत्री बने और आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री। 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद वक्त बदला। एक ऐसा समय आया जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पार्टी की बुरी तरह दुर्गति हुई। 1984 में पार्टी को महज 2 सीटें मिली, लेकिन आडवाणी की मेहनत की बदौलत 1998 में करिश्मा हुआ। 2 सीटों का आंकड़ा 182 तक पहुंच गया। 1998 के चमत्कार ने आडवाणी को पीएम पद की दावेदारी तक पहुंचाया। अपने राजनीतिक जीवन में आडवाणी उन नेताओं में शामिल रहे जो विकास से ज्यादा संपर्क में आए लोगों को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी लेते थे। समय ऐसा भी था जब पार्टी के छोटे बड़े फैसलों, टिकट बंटवारों में सिर्फ आडवाणी की चलती थी। वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही दबाव में आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनना पड़ा था। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक यात्रा निकालकर आडवाणी ने बीपी सिंह सरकार को मुसीबत में डाल दिया था। साल 2002 में गुजरात दंगों के समय जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मोदी को राजधर्म पालन करने की हिदायत दे रहे थे, उस वक्त आडवाणी ही थे जो मोदी के मददगार बने। गुजरात में सख्त कदम उठाने के इच्छुक वाजपेयी को आडवाणी ने ही रोका। साल 2004 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद वाजपेयी जी ने खराब सेहत के चलते राजनीति से संन्यास ले लिया।
लेकिन आडवाणी ने हार नहीं मानी। जिया न्यूज रिपोर्ट। चलिए, तो इस खास पेशकश में चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लें। सबसे पहला सवाल ये कि वाकई जिस तरह की स्थिति बनी हुई है बीजेपी के अंदर, क्या वाकई कहा जा सकता है कि पार्टी के पितामह कहे जाते हैं आडवाणी, और आज उनकी जो हैसियत कही जा रही है पार्टी में, क्योंकि उनका कहीं से कहीं तक नाम नहीं लिया जा रहा है। जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से इच्छा जाहिर की थी, वहां से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तमाम फैसले जो हैं उनके विरोध में लिए जा रहे हैं। तभी वो गाहे बगाहे नाराजगी जो है दिखाते रहे हैं, लेकिन अब मान मनव्वल के बाद मान भी जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए रवि जी, बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर आज आप राजनीतिक पटल पर देखें किसी भी पार्टी के, ऐसे नेता बहुत कम हैं जो नेता बनाते हैं। चाहे अरुण जेटली हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, या चाहे स्वयं श्री नरेंद्र मोदी हो, ये बनाए हुए जो हैं, इनको उभारा जो है वो श्री लालकृष्ण आडवाणी ने उभारा है। इनको एक कद तक लाने के लिए श्री आडवाणी ने अपना पूरा पार्टी के अंदर दम लगाया है। और जहाँ तक है अध्याय समाप्त होने की, तो राजनीति में कब कौन फर्श पर होगा, कौन अर्श पर होगा, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। 1991 में नरसिम्हा राव अपना बोरिया बिस्तर बांध करके हैदराबाद जाने लगे थे, उन्हें रोक लिया गया, कहा प्रधानमंत्री बन जाइए आप। तो ऐसे अवसर राजनीति में आते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक भाजपा का प्रश्न, निश्चित रूप से भाजपा में जनरेशनल चेंज हो रहा है और हो चुका है। आडवाणी जी उसके साथ समझौता करते हैं, वो समझौता लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान के गाँव में कहावत है कि वो बारात जो है वो हुड़दंगियों का मेला हो जाती है जिसमें कोई बुजुर्ग ना हो। और गालिब का एक शेर है, जो लोग इस्लाम धर्म को समझते हैं वो जानते होंगे, खिज्र जो है वो एक फरिश्ते का नाम है जो भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं। तो गालिब का एक शेर है कि लाजिम नहीं कि खिज्र की हम पैरवी करें, जाना कि एक बुजुर्ग हमें हम सफ़र मिले। तो एक बुजुर्ग का रहना पार्टी में, घर में, कहीं भी, वो बहुत सारी समस्याओं को हल करने का एक रास्ता होता है। जी राकेश जी, एक रास्ता है, लेकिन ये बुजुर्ग अगर पार्टी से जुड़ा हुआ है, वरिष्ठ है पार्टी का, पार्टी को यहां तक लाने में अहम भूमिका है। अगर वो बुजुर्ग ही संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, तब क्या पार्टी के लिए अच्छा नतीजे आ सकते हैं? बड़ी स्पष्ट बात है कि जो लालकृष्ण आडवाणी भाजपा से नाराज हुए, एक बार नहीं कई बार हुए, उन्होंने उसका भी विरोध किया। जब नरेंद्र मोदी जी को भाजपा की प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, वो गोवा की बैठक में नहीं गए थे। जब प्रधानमंत्री पद का उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया, उसका भी उन्होंने विरोध किया और कहा था कि विधानसभा चुनावों के बाद किया जाना चाहिए। इसके बावजूद आडवाणी की जो निष्ठाएं हैं वो भाजपा के साथ हैं। आडवाणी की जो निष्ठाएं हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ लगातार बनी हुई हैं। उनके निष्ठाओं पर हम शक नहीं कर सकते। बेशक वो अब जिस स्थिति में हैं, उनको ये तय करना पड़ेगा कि जो जनरेशनल चेंज भाजपा में हो रहा है, जो पीढ़ीगत परिवर्तन हो रहा है, उसको वो खुशी खुशी स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद दें। लेकिन वो सक्रिय राजनीति में हैं, और जैसा कि मैंने कहा, सक्रिय राजनीति में रहना उनके लिए भाजपा के लिए शुभ संकेत है। क्योंकि भाजपा कभी भी अपने अंदरूनी झगड़ों को निपटाने के लिए एक ऐसे आदमी के पास जा सकती है, एक ऐसे आदमी के कंधे पर सर रख कर रो सकती है जो उन सबकी बातें समझता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जी राकेश जी, लेकिन आप राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, बहुत करीब से जानते हैं। क्या जो स्थिति अब लालकृष्ण आडवाणी की पार्टी में हो गई है, अपने करीबियों को वो जहां से चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं, वहां से उनके टिकट काट दिए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई किसी और को टिकट दे दिया जाता है। अगर वो खुद भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसको भी नज़रअंदाज किया जाता है, उन्हें दूसरी जगह से ही लड़ाया जाता है। गांधीनगर की अगर बात करें तो क्या इस स्थिति में कहा जाए आडवाणी युग का अंत जो है वो नजर आता है? निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा कि आडवाणी जी का युग तो नहीं, आडवाणी जी की राजनीतिक नेतृत्व का दौर अब समाप्ति पर है। हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए और ये हर व्यक्ति जानता है, भाजपा में काम करने वाला भी जानता है और एक निष्पक्ष पत्रकार भी जानता है
कि आडवाणी जी का जो दबदबा था वो अब समाप्ति की तरफ है पार्टी में भी। चूँकि आडवाणी जी की सबसे बड़ी जो खूबी है, आप अगर ध्यान से देखें इतिहास, तो आडवाणी जी एक संगठन के स्तर पर बहुत उन्होंने कुशल काम किया है। उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, वो संगठन स्तर पर उनका कोई मुकाबला नहीं है। आप देखें 1977 में जब पहली बार जनता पार्टी सरकार बनी तो लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्रालय दिया गया, और जब स्वयं वाजपेयी जी की सरकार बनी तो आडवाणी ये जानते थे कि इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए उनसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति पार्टी में है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी है। उन्होंने स्वयं उनके नाम का प्रस्ताव किया अटल बिहारी वाजपेयी के और प्रधानमंत्री बनाया, स्वयं गृह मंत्री बने, बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया। तो ये विशेषताएं आडवाणी की हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अब तय हो चुका है कि आडवाणी जी को अपने जो उनका जो प्रभाव क्षेत्र है उसको सीमित करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो सीमित कर भी दिया गया है। सीमित करना पड़ेगा अपना भाव, और कहीं ना कहीं सीमित कर भी रहे हैं। लेकिन ये स्थिति क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, खास पेशकश जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। यूं गए और यूं आए, आप देखते रहिए जिया न्यूज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद जिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक युग का अंत। जी हां, बात हो रही है बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी की। वक्त बहुत आगे निकल आया है। आडवाणी के तौर तरीके पीछे छूट गए हैं। कभी संघ के प्रिय नेता कहलाने वाले आडवाणी संघ के लिए भी बेमानी हो गए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद आडवाणी के हाथ में बीजेपी की कमान देने के लिए सहमति जताने वाला संघ अब आडवाणी को रिटायर्ड होने की सलाह दे रहा है। हालांकि बीजेपी के ऐसे सहयोगी भी हैं जो बेबाक तरीके से कह रहे हैं कि मोदी युग भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन आडवाणी युग का अंत नहीं हुआ। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्या अंत की राह पर है आडवाणी युग? क्या मोदी के हाथ में आ गई है बीजेपी की डोर? बीजेपी में कई दशक तक सियासत को बुलंद करने वाले आडवाणी क्या हाशिए पर चले गए हैं? वर्तमान में बीजेपी की सियासत जो संकेत दे रही है, उसको देखते हुए राजनीति के जानकार इसे आडवाणी युग के अंत होने के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इस बात में भी भेद है। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना कह चुकी है कि मोदी युग भले ही आ गया हो, लेकिन आडवाणी के युग का अंत नहीं हुआ है। शिवसेना भले ही बीजेपी के सियासी बदलाव को नकार रही हो, लेकिन आरएसएस ने आडवाणी युग के अंत होने की तरफ इशारा किया है। शनिवार को आरएसएस ने इशारों में आडवाणी को रिटायर्ड होने की सलाह दी है। संघ ने कहा कि हर चीज का एक माकूल वक्त होता है और वक्त के साथ परिवर्तन भी जरूरी है। हमारे देश की एक बड़ी दिक्कत यह है कि नेता ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनके युग का अंत हो चुका है। अगर आडवाणी ने खुद संन्यास ले लिया होता तो बढ़िया होता। आडवाणी को संन्यास लेकर पार्टी के मार्गदर्शक के तौर पर काम करना चाहिए था। बयानबाजी के अलावा पार्टी ने कई बार ऐसे संकेत दिए हैं जिससे साफ जाहिर हुआ है कि पार्टी में आडवाणी की जगह बदल चुकी है। आडवाणी के विरोध के बावजूद मोदी को चुनाव समिति का मुखिया बनाया गया। नाराज आडवाणी ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। ये बात और है कि पार्टी ने आडवाणी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। जिया न्यूज रिपोर्ट। जहां तो आडवाणी ने बीजेपी में बुलंदी को छुआ। वो वक्त भी था जब आडवाणी की मर्जी के बिना पार्टी में कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आडवाणी के हाशिए पर जाने का दौर शुरू हो गया। देख लेते हैं एक और रिपोर्ट। साल 2004 ये वो साल था जिसने आडवाणी के बढ़ते कद पर ग्रहण लगा दिया। आडवाणी ने इंडिया शाइनिंग के नारे को लेकर भारत उदय यात्रा निकाली, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। 2004 के नतीजे हैरान करने वाले थे। सबसे ज्यादा हैरानी आडवाणी को ही हुई। आडवाणी ने एक बार फिर आरएसएस को इस बात के लिए राजी कर लिया कि बीजेपी की कमान उनके हाथ में दे दी जाए। आरएसएस ने भी सहमति देने में देर नहीं की। बस यहीं से आडवाणी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया।
रही सही कसर 2005 में उस वक्त पूरी हो गई जब आडवाणी ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ कर दी। कल तक जो संघ आडवाणी को पलकों पर बैठाता था, वही आडवाणी का दुश्मन बन गया। 2005 में आडवाणी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया। संघ और आडवाणी के रिश्तों में आई खटास धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगी। संघ चाहता था कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन आडवाणी तो कुछ और ही चाहते थे। 2009 में उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन आडवाणी पीएम इन वेटिंग बनकर रह गए। इस हार के बाद आडवाणी लोकसभा में नेता विपक्ष नहीं बनना चाहते थे। उनके इस फैसले से संघ भी खुश था। अपनी टीम के कहने पर वो फिर से नेता विपक्ष बनने को तैयार हो गए, लेकिन 18 दिसंबर 2009 को उनको संघ के दबाव के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष के पद से हटना पड़ा। आडवाणी यहीं से और ज्यादा कमजोर हो गए। झारखंड में बीजेपी और जेएमएम से गठबंधन से लेकर नितिन गडकरी को दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने तक आडवाणी की अनदेखी की गई। पार्टी में बड़े बड़े फैसले लिए गए, लेकिन आडवाणी को कानो कान खबर तक न लगी। एक पुरानी कहावत है कि घर के बाहर चौखट पर बैठी बूढ़ी मौसी को हर कोई आता जाता नमस्कार तो करता है, लेकिन कहना कोई नहीं मानता। वैसे ही आडवाणी को पार्टी में व्यक्तिगत तौर पर सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन हालातों को देखकर ये कहना बेमानी नहीं होगा कि आडवाणी युग अंत की कगार पर है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो 2004-2009 के चुनाव में मिली हार से पार्टी में जो पीएम इन वेटिंग की हसरत थी वो तो अधूरी रह ही गई आडवाणी की। लेकिन अब आज की बात करें तो यहां पर शिष्य जो है गुरु से आगे नजर आता है। राकेश जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए। राकेश जी क्या कहेंगे, वाकई अब समय आ गया है? क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए, वो भी ये मानने लगे, विरोधी भी मानने लगे हैं कि आडवाणी युग का अंत हो गया है, लेकिन आडवाणी खेमे के कुछ ऐसे नेता हैं जो ऐसा नहीं मानते। क्या कहा जाए? देखिए रवि बाबू, बड़ी स्पष्ट बात है कि जो आडवाणी जी के दौर का जो सर्वोच्च समय था उसके मुद्दे कुछ और थे, आज के मुद्दे कुछ और हैं। आज ये तय है कि नरेंद्र मोदी इस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो भाजपा के हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के सबसे वरिष्ठ सर्वोच्च नेता हैं, ये भी एक तथ्य है। सवाल ये है कि चुनावी माहौल में, लोकतंत्र में वही व्यक्ति जो है वो शिखर पर पहुंचता है जो लोकप्रिय होता है। ये बात भी हम जानते हैं। इंदिरा जी लोकप्रिय थी, इसीलिए शिखर पर पहुंची। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी में से चुनाव किया गया था, लेकिन वो चुनाव क्यों किया गया था? ये तथ्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हालांकि स्वयं एक सांस्कृतिक संस्था है, मगर उनकी जो राजनीतिक संस्था जनसंघ और अब भाजपा है, उसमें किस प्रकार की नीतिगत परिवर्तन होगा, यह बात आरएसएस अंतिम पड़ाव में है कार्यक्रम के, बहुत कम समय बाकी है। एक आखिरी सवाल बहुत पूछना जरूरी है, क्या एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं आडवाणी अगर यहां पर इन इलेक्शंस में बीजेपी को या कहें एनडीए के गठबंधन को जो है बहुत फायदा मिलता है चुनाव में? देखिए, आडवाणी जी की सेवाओं का प्रयोग, क्योंकि पीएम बनने की हसरत तो अधूरी रह गई, क्या एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं? जो नए समीकरण चुनावों के बाद बनते हैं और एनडीए तो रहेगा ही, तो निश्चित रूप से आडवाणी जी को एनडीए के संयोजक की भूमिका दी जा सकती है। उनके अनुभव को देख करके, उनके प्रशासनिक अनुभव को देख करके, उनके राजनीतिक अनुभव को देख करके भाजपा में ऐसा किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास पेशकश में आज बस इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज। नमस्कार।